students, this is part 3rd for the chapter 2nd of class 9th. So today's topics are distillation, fractional distillation, crystallization and elements, compound और mixture के बीच में difference क्या है. आज हमारे टॉपिक ये हैं. डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, किस जगह ये काम आता है, क्रिस्टलाइजेशन कौन सा मेथड है और किस जगह यूज होता है, और एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये जो 3 कैटेगरी हमने बनाई हुई है इनमें डिफरेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्टिलेशन. जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या, डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही हम एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टिलेशन मेथड है वो यूज होता है दो ऐसे लिक्विड्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए जो कि एक दूसरे में मिक्सेबल है, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. इन दोनों के बीच में सेपरेशन की कोई बाउंड्री नहीं रहती है. जैसे कि हमने देखा केरोसिन और वाटर को मिक्स कर दिया तो वो दोनों मिक्स नहीं होते, लेकिन ऐसे लिक्विड्स जो आपस में आराम से मिक्स हो जाते हैं और सेपरेट नहीं रहते हैं, मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए कौन से मेथड काम आते हैं, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. आप एक ही चीज है मिक्सेबल लिक्विड, उसके लिए दो अलग अलग मेथड क्यों. डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसलिए हमें बेसिक डिफरेंस समझना होगा. डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन काम आता है ऐसे दो मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए जिनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है. बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जो जिस पर कोई भी लिक्विड वेपर में बदलना स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. तो ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो मोर देन 25 केल्विन है. मोर देन 25 केल्विन. अब केल्विन क्या है, जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो टेम्परेचर जो है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, केल्विन. दैट स्टैंडर्ड यूनिट इज केल्विन. और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है 273 केल्विन के. सो अब अगर हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, दो लिक्विड्स का मिक्सचर है ए और बी का. ए जो है, ए का बॉइलिंग पॉइंट हमने मान लिया 35 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बी का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. अब ये दोनों मिक्सेबल है, आपस में मिक्स हो चुके हैं. अब इन दोनों को हमें अलग करना है, तो करना क्या पड़ेगा, इनको अलग हम करेंगे किससे, डिस्टिलेशन मेथड से. क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 35 मींस 308 केल्विन. और इसका टेम्परेचर है क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या, सॉरी टेम्परेचर बोल रही हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या 343 केल्विन. ठीक है. सो ये इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 25 केल्विन से ज्यादा का हुआ. तो ऐसे लिक्विड्स का अगर कोई मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं, उनके अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो आ रहा है वो 25 केल्विन से ज्यादा का रह रहा है, तो उनको हम अलग करते हैं डिस्टिलेशन से. डिस्टिलेशन में होता क्या है, जब हम इसे, जैसे यहाँ पर इन दोनों का हमने मिक्सचर भर दिया ए और बी का, अब इसको हमने गर्म किया तो सबसे पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर में बदलेगा, यानी ए वाला लिक्विड के पहले वेपर्स बनेंगे. वो वेपर्स जब इस ट्यूब में जाएंगे तो इस ट्यूब में हमने कंडेंसर कुछ नहीं, जैसे आइस है, आइस को पूरी चारों तरफ लपेट दिया. तो यहाँ पर जैसे ही वेपर्स आएंगे वो आउटर एनवायरनमेंट कूल होने की वजह से वो अपने आप कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंस होने पर किस में बदलेंगे, लिक्विड में, और वो स्टोर हो जाएगा. सो ए जो कंपाउंड था, ए जो सब्सटेंस था वो अलग हो गया. अब यहाँ बचा क्या, बी. सो ये है कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन. ठीक है. अब ऐसे भी तो मिक्सेबल लिक्विड्स होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन का नहीं होगा. अब 25 केल्विन के डिफरेंस से कम का डिफरेंस अगर हुआ तो होगा क्या, यहाँ पर दोनों के वेपर्स साथ में बने, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होने पर क्या, जैसे ये टेम्परेचर आया कुछ देर बाद ही, कुछ सेकेंड्स के अंदर ही वो टेम्परेचर दूसरे जो कंपाउंड है, दूसरा जो सब्सटेंस है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा. दोनों के वेपर्स साथ में बनेंगे, साथ में ठंडे हो जाएंगे अगर हम डिस्टिलेशन से करेंगे. तो यहाँ पर उनको हम अलग करते हैं किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जैसे ये फ्लास्क है, इसके अंदर हमने डाला जैसे सोल्यूशन किसका, मिक्सचर है किसका, वाटर और इथेनॉल का, वाटर एंड
इथेनॉल का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का हम जानते हैं कितना 101 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो केल्विन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन और इसका हो जाएगा क्या 374 केल्विन। सो ज्यादा डिफरेंस कहाँ है 1 केल्विन का डिफरेंस है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा और दोनों के वेपर्स बनने लगेंगे। यहाँ दोनों के वेपर्स तो बनेंगे बट जैसे ही वो वेपर ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक और अलग चीज है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होती है, ग्लास की ट्यूब जिसके अंदर ग्लास के बीड्स होते हैं यानी कांच के छोटे छोटे गोले होते हैं। जैसे ही यहाँ पर वेपर्स बनते हैं, जैसे वाटर का जो 373 केल्विन यहाँ टेम्परेचर हुआ, सो यहाँ वेपर्स बने, वो वेपर्स यहाँ से निकलेंगे। जो फर्स्ट वेपर्स जो बनेंगे वो तो इजीली यहाँ से पास ऑन हो जाएंगे क्योंकि उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद जो वेपर्स आएंगे वो इनसे भिड़ करके ठंडे होते जाएंगे। जैसे ही वो ठंडे होते जाएंगे वो किस में बदलते जाएंगे, वापस से लिक्विड में, वापस से सोल्यूशन यहाँ पर। तो इसको कहते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सो ये काम आता है ऐसे लिक्विड्स को अलग करने, ऐसे लिक्विड्स के मिक्सचर को अलग करने के लिए जो कि मिक्सेबल है और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 केल्विन का है। अब इनके बाद बात आती है कि ये दोनों मेथड काम कहाँ आते हैं। तो ये जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर की बॉटल आती है, सो वहाँ किसका डिस्टिलेशन होता है, वाटर का, ताकि उसमें से सारी इम्प्योरिटीज अलग कर दी जाए, आयंस भी अलग कर दिए जाएं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम का जैसे हमने पढ़ा भी था, सो पेट्रोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और भी बहुत सी चीजें जो निकाली जाती है उनको प्योरीफाई करने के काम आता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर का भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अब एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। So here you are seeing this is the setup for the fractional distillation of air. एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एक सेटअप है क्योंकि एयर क्या है, गैस है। जनरली जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे पेट्रोल है वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बट यहाँ पर एयर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। सो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्टिलेशन के लिए, लिक्विड फॉर्म में। अब आपको पता है कोई भी गैस लिक्विड में कब चेंज होगी, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाए और टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, लो कर दिया जाए। तो यहाँ वही काम होता है, फिल्टर के थ्रू एयर आती है। फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, जैसे हम जानते हैं कि एयर जो है एक मिक्सचर है और सस्पेंशन टाइप का मिक्सचर है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है जैसे स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, फॉग पार्टिकल्स। तो वो सारे किस पे चिपक जाते हैं, फिल्टर पे। यहाँ से सिर्फ अंदर कौन जाता है, सिर्फ गैसेस। गैसेस जब अंदर मूव करती है तो यहाँ एक लो टेम्परेचर रीजन क्रिएट किया जाता है और कंप्रेसर के थ्रू एयर को कंप्रेस किया जाता है यानी दबाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। जब बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे अप्लाई होता है तो एयर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में। और उसके बाद इसको हॉट एयर चैम्बर यानी एक ऐसी जगह जहाँ इसको फिर से गर्म करते हैं। बट इतना नहीं कि ये एकदम से वेपर में चेंज हो जाए, कुछ हद तक गर्म। देन उसके बाद इसको फिर से भेज दिया जाता है किसमें, कंडेंसर में, जहाँ ये कंडेंसर लगा हुआ है जो कि इसको क्या करेगा, ठंडा करेगा। जैसे ही एयर ठंडी होती है तो उसमें से सबसे पहले बाहर निकलती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि एयर ठंडी हो जाती है, एयर लिक्विड में चेंज हो जाती है, बट वहाँ एक गैस है जो कि लिक्विड में चेंज नहीं होती, जो फ्रीज नहीं होती कभी भी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस की फॉर्म में रहती है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाते हो तो उसको कहा जाता है ड्राई आइस। तो यहाँ से ड्राई आइस यानी गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ बचता कौन है, नाइट्रोजन। क्योंकि हम जानते हैं एयर में मोस्ट ऑफ परसेंटेज किसका है, अबाउट 78% तक क्या है, नाइट्रोजन है। सो यहाँ से कौन पास होता है, नाइट्रोजन, आर्गन और भी बहुत सी गैसेस और ऑक्सीजन भी। 21% ऑक्सीजन का भी कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर। यहाँ से एयर पहुंचती है किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में और बाकी गैसेस को वहां से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ठंडा होने पर जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ये जनरली सेटअप बताया गया है किसके लिए, कि लिक्विड ऑक्सीजन को हम एयर में से कैसे सेपरेट करके निकालेंगे, ऑक्सीजन को कैसे सेपरेट करके निकालेंगे। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकल रही है, इसको भी तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन जैसी
गैसेस निकल रही है उनको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस एक मेथड से हम अलग अलग एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। यानी एयर में जिन जिन का हम कह सकते हैं जिन जिन का पार्टिसिपेशन है एयर को बनाने के लिए, जिन गैसेस का, उन सबको हम इसके थ्रू अलग कर सकते हैं। सो ये क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है वो काम आता है जनरली सॉल्ट बनाने के। और आपकी बुक की बात करें तो उसमें एक एग्जांपल है कि आपका जो कॉपर सल्फेट है उसको आप कैसे अलग करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे अलग करेंगे, किसमें से, इम्प्योर सैंपल में से। इम्प्योर सैंपल का मतलब क्या है, जैसे हम सॉल्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसके लिए, सॉल्ट के लिए। जो सॉल्ट है अगर लोकल लेवल पे देखें जहाँ कम अमाउंट में सॉल्ट बनता है तो वहाँ पर तो लोग क्या करते हैं, जो लेक है या जो सी है उसके पानी को इवेपोरेट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। बट इंडस्ट्रियल स्केल पे जो सॉल्ट बनता है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होता है। क्रिस्टलाइजेशन में पहले क्या करेंगे, जो सॉल्ट है, रॉ सॉल्ट है जो इवेपोरेशन से बना, उसको कलेक्ट करेंगे, वो इम्प्योर सैंपल है। इम्प्योर सैंपल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। NaCl तो है, उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स, मैग्नीशियम भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, आयरन, पोटेशियम, बहुत सी चीजें उसके अंदर मिक्स होगी। सो उन सबको अलग करने के लिए जो मेथड यूज होगा, जो प्योर सॉल्ट बनाने के लिए जो मेथड होता है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब हमने क्या कर लिया, रॉ सॉल्ट ले लिया जो कि बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज से बना। अब उस रॉ सॉल्ट का क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी पानी लेना है और उसमें जितना हो सके, जितना नमक घुल सके उतना नमक घुलना। इससे होगा क्या, इम्प्योरिटीज भी वाटर में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। यहाँ पर ये करने के बाद सॉल्ट बनाने के लिए इसमें से HCl गुजारा जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद जो फिल्ट्रेट आता है उसको फिल्टर करते हैं, क्योंकि सॉल्ट भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। बट जैसे अगर कॉपर सल्फेट की या एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वहां सिर्फ इम्प्योरिटीज किसमें सॉल्युबल होती है, वाटर में। सो जब वाटर में वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो जाती है उसके बाद उसको जो सोल्यूशन है, जो फिल्ट्रेट है, यानी उसको छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, और जो फिल्ट्रेट है जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर का बना हुआ है उसको अलग करके और उसको क्या किया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है, यानी उसको हीट किया जाता है। हीटिंग से होगा क्या, यहाँ से वाटर जो होंगे, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। देन उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है 1 दिन या 2 दिन के लिए, जितना टाइम उसको रिक्वायर होता है। सॉल्ट के साथ यहाँ ऐसा होता है, यहाँ HCl गैस पास होती है। जब यहाँ से HCl गैस यहाँ से पास होती है तो यहाँ पर बनते हैं क्या, वेपर्स बनते हैं NaCl के। उन NaCl वेपर्स को इकट्ठा करते हैं कंडेंस करके, तो यहाँ पर क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। देन उस सॉलिड को क्या करते हैं, फिर इवेपोरेट करते हैं, यानी उस सॉलिड को फिर गर्म करते हैं। गर्म करने से वाटर वेपर्स निकलते हैं। जब वो वाटर वेपर्स निकल जाते हैं उसके बाद में उस सॉल्ट को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि आयोडीन आता है, तो ये सब चीज़ें बाद में मिलाई जाती है। बट ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, देन उसको फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद क्या करो, जो फिल्ट्रेट आपके पास आया उसको इवेपोरेट करो। देन इवेपोरेट करने के बाद उसको एकदम कंडेंस करो, तो वो जो हमें मिलता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, एक डिफरेंस है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया, जैसे एलिमेंट का मैंने एग्जांपल लिया सोडियम, ठीक है। एलिमेंट का मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम। कंपाउंड के लिए मैंने इसी एलिमेंट का बना हुआ एक कंपाउंड ले लिया, क्या, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ चाहो तो सोडियम भी है, एक क्लोरीन, दो हमने एग्जांपल ले लिए। ये अलग अलग है, सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग एलिमेंट है, दोनों को अलग अलग लिया, 2 एग्जांपल लिए। कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया हमने NaCl,
और मिक्सचर का हमने एक एग्जांपल लिया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इस सॉल्ट सॉल्यूशन को तो हम मिक्सचर कह रहे हैं, NaCl को हम कंपाउंड कह रहे हैं, और सोडियम को एलिमेंट कह रहे हैं, क्लोरीन को भी एलिमेंट कह रहे हैं। ऐसा क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो एलिमेंट वो चीज होती है, हमें पता है सारे मैटर्स मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, सब मैटर्स की छोटी यूनिट होती है या जिसको हम देख सकते हैं वो मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ये चीज हम जानते हैं। सो एलिमेंट वो चीज है, वो सब्सटेंस है जिसके हर एक मॉलिक्यूल तो सेम होता ही है, सारे मॉलिक्यूल सेम होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जितने एटम्स होते हैं वो सब भी सेम होते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का आप इतना सा टुकड़ा लो, जैसे उसमें 4 मॉलिक्यूल है, सपोज करिए उसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, उन 4 मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आप देखेंगे एटम्स जो होंगे तो वो सारे एटम्स क्लोरीन के ही होंगे, किसी और एलिमेंट का कोई एटम नहीं होगा, वहां ऑक्सीजन नहीं होगी, वहां आयरन नहीं होगा, वहां सोडियम नहीं होगा, तो वो क्या है? एलिमेंट है। अगर कोई चीज हमने ली और उसके मॉलिक्यूल्स तो सेम है, सारे मॉलिक्यूल्स तो सेम दिख रहे हैं हमें, बट उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे हम यहाँ NaCl हमने एग्जांपल लिया है, तो NaCl में हम देखेंगे सारे मॉलिक्यूल्स तो NaCl के हैं, यानी हर एक मॉलिक्यूल को जब हम देखेंगे तो उसमें सोडियम के भी एटम है और क्लोरीन के भी एटम है, और दोनों ने मिलकर के क्या बनाया हुआ है? सोडियम क्लोराइड बनाया हुआ है, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये डिफरेंस समझ आया। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर में सारे मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स NaCl के होंगे, यानी उस पर्टिकुलर चीज के अंदर भी अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हमें अगर मिले तो वो मिक्सचर है। इसको हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं, एलिमेंट जिसकी पूरी सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो इतना लो सारी प्रॉपर्टी सेम है तो वो एलिमेंट है। कंपाउंड में भी ऐसा होता है, इतना सा टुकड़ा लो, इतना टुकड़ा लो, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट वो जो प्रॉपर्टी है वो उसके जिससे वो मिलके बने हैं उनसे डिफरेंट होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, और दोनों ने मिलके क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। अब वो सॉल्ट क्या मेटेलिक है? क्या वो नॉन मेटेलिक है? नहीं। क्या उसकी प्रॉपर्टी सोडियम जैसी है? सोडियम तो नाइफ से कट हो जाता है, क्या वो कट होता है? क्या सॉल्ट नहीं होता। क्या क्लोरीन जैसी है? नहीं है। तो इट मींस सोडियम और क्लोरीन जब मिले तो इन्होंने एक नई चीज बनाई, क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसकी प्रॉपर्टी ना सोडियम से मैच होती है ना क्लोरीन से, एक अलग प्रॉपर्टी लाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अलग प्रॉपर्टी, एक नया सब्सटेंस बनता है। तो अगर कहीं एक नया सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में क्या है? हमने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, तो दो हमने मान लिया हमने सॉल्यूशन बनाया, रिएक्शन तो है नहीं, अब उसमें 2 चीजें हमने डाली, हमने एक सॉल्ट डाला, एक तरफ वाटर डाला। अब जब उसको मिक्स कर देते हैं तो पूरे वाटर में सॉल्ट का टेस्ट आता है, यानी सारी प्रॉपर्टीज किसकी शो हो रही है वहां पर? सॉल्ट की प्रॉपर्टी शो हो रही है। किसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है? सॉल्ट की। जो प्रीवियस हमने जो सब्सटेंस लिया था वो क्या था? सॉल्ट था। कुछ नया बना यहाँ पर? नहीं बना। जो प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस की थी वही प्रॉपर्टी अभी भी है। तो ऐसी अगर कहीं पर हो रहा है तो वो क्या बनेगा? मिक्सचर, वो कंपाउंड। कंपाउंड हमेशा रिएक्शंस में बनते हैं, और मिक्सचर्स जो है, मिक्सचर्स बनाना एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि कंपाउंड्स का बनना क्या है? केमिकल प्रोसेस है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।